नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी वाला ईडीयू पर। आज हम लेकर के आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास का पापा वीडियो। यानी कि अभी तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से आए हैं, यहाँ पे हमने सबको मेंशन किया हुआ है। यानी कि एक ही वीडियो में आपका प्राचीन भारत का इतिहास खत्म करने वाले हैं। तो समय न लेते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है, प्राचीन काल के स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? यानी प्राचीन समय में लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों ये पाली इसमें ऑप्शन हमारा ये है संस्कृत, बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मी और डी है खरोष्टी। तो देखिए न तो खरोष्टी हमारा है दोस्तों, इसमें न तो हमारा खरोष्टी है और न ही हमारा पाली है और ब्राह्मी भी हमारा इसमें नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा हमारी क्या थी, ये प्रयुक्त होती थी। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों इसमें है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? यानी पुरालेख विद्या से क्या आशय है? तो पुरालेख विद्या का आशय होता है शिक्षों का अध्ययन, ये नहीं है। महाकाव्यों का अध्ययन, तो ये महाकाव्यों का अध्ययन तो होगा नहीं। भूगोल का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन तो जियोलॉजी में करेंगे ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। देखिए पुरालेख के बारे करते क्या हैं, जो पुराविद होते हैं ये सिर्फ शिलालेखों का अध्ययन करेंगे, यानी पुरानी चीज़ों का। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, देखिएगा, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। यानी तब उस समय उपयोग में क्या लाए जाते थे? तो ऑप्शन हमारा है पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, या फिर हमारे दोस्तों इसमें है बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ या पत्थर से बनी दैनिक उपयोग की सामग्री। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? यानी कि मानव द्वारा उपयोग में सबसे पहली धातु कौन सी लाई गई थी? ऑप्शन हमारा ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है आयरन और ऑप्शन डी है सिल्वर। दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। सबसे पहले मानव द्वारा जो उपयोग में धातु लाई गई तो तांबा था। क्या था दोस्तों, वो तांबा था। अभी तक ये लोग आयरन यानी लोहे से परिचित नहीं थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इसमें है कि कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? यानी कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कालीबंगा आप लोग जानते होंगे कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे, यानी कहाँ पे पाए गए थे? तो बताइए धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पे बनाए गए थे? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध काल के समय। बुद्ध काल के समय क्या हुआ दोस्तों, हुआ था कि धातु से बने सिक्के प्रचलन में ज़्यादा थे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, यानी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो ये दास आधारित थी, तो ये नहीं था। वर्ण आधारित था, ये भी नहीं था। जाति आधारित था, ये भी नहीं था। तुम्हारा क्या था, ये हमारा हो जाएगा उचित समतावादी, उचित समतावादी। ठीक है चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? देखिएगा कौन सी युक्ति सही है, यानी हो सकता है इसमें चारों में से कोई एक ही सही है, बाकी सब तीन क्या है, रॉन्ग है। तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? दोस्तों देखिए उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, तो हड़प्पा के लोगों को इसके बारे में कहाँ जानकारी थी, नहीं थी। तो गाय उनके लिए क्या थी, पवित्र थी। देखिए दोस्तों हड़प्पा के समय बैल का तो साक्ष्य मिला है, बैल का हड़प्पा से सभ्यता के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन गाय का साक्ष्य कहीं से भी हमें प्राप्त नहीं होता है। तो गाय को उनके लिए पवित्र कैसे मानी जाएगी? तो यहाँ पे हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। हाँ उस समय देखिए वहाँ के मुख्य देवता थे, क्या थे, पशुपति की मूर्ति भी हमें मिली थी, वहाँ से हड़प्पा से पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इससे पता चलता है कि पशुपति का जो यहाँ पे सम्मान करना आरंभ किए थे। अगर क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, इसमें लिखा था कि उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों उसमें हमारा कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या था? मतलब सबसे पुराना शहर यानी पहला शहर कौन सा था? तो पहला शहर हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। साफ साफ हमारा है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा हमारा हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों इसमें लिखा हुआ कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तात्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के
उद्योतक निम्न में से कौन से हैं? स्रोत यानी कि उद्योतक मतलब स्रोत उसमें कौन से हैं? तो सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के निम्न में से कौन से हैं? तो बताइएगा इसमें से। मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या मकान? देखिए जो सबसे प्रसिद्ध वहाँ देखा जाता है तो मकान वहाँ के, यानी कि मकान किस प्रकार के वहाँ बनाए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ सबसे मेन हमें देखा जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इसमें हमारा हो जाएगा हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला है? देखिए दोस्तों, नालियाँ और कुएँ, हाँ ये तो मिले हैं। धान्यागार, ये भी मिला है कि जहाँ पे लोग क्या करते थे, अपने धन को ले करके, धन मतलब जो भी हमारा अनाज पैदा होता तो उनको ले जा करके वहाँ पे रखा जाता था। अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि हड़प्पा में सबसे ऊंची कौन सी इमारत है, तो धान्यागार ही था जो सबसे ऊंची इमारत था। शिखर सहित मंदिर, देखिए अगर बात करें हड़प्पा की तो उसमें मंदिर के साक्ष्य कहीं भी हमें नहीं मिला है। मंदिर साक्ष्य कहीं भी मिला है? कहीं भी नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए आपका ऑप्शन है 1935, 1942 और आपका ऑप्शन नंबर सी है 1901 और 1922। ऑप्शन नंबर डी है 1922। अगर बात करें 1922 की तो दोस्तों इसमें से कोई भी आंसर हमारा सही नहीं है। ये 1930 दिया होता, 1930 दिया होता तो हमारा आंसर सही होता, क्योंकि 1923 से लेकर के 24 तक, 1923 से लेकर 24 तक तो ये दयाराम साहनी इसकी खुदाई करवाई थी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है 1923। अब ऑप्शन में 1923 नहीं है तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो करीब करीब में है 1922 आंसर सही लगाया जाए, लेकिन 1900 हमारा सही आंसर क्या होता, 23 होता। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर छोटी बड़ी वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें हमारा कि 13 ईंटों की कृत्रिम, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? इसमें आपसे कहा है कि ये कृत्रिम गोदी, अब एक गोदी का मतलब क्या होता है? डाक यार्ड मतलब बंदरगाह पूछा आपसे क्या पूछा दोस्तों? ये बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह एकमात्र कौन सा स्थल जहाँ पे बंदरगाह पाया जाता था? तो हमारा कौन था? लोथल। और लोथल पड़ता कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों हमारा? ये गुजरात में पड़ता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इसमें कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा में मिलता है? यानी कि ये कह रहा है कि जो पहले सिंधु सभ्यता में जिस तरह से संस्कृति के साथ में और पर्यावरण के साथ में मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है, वही पूजा पाठ आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ऐसा कौन सा है? तो देखिएगा, पहला है कि पशुपति इंद्र तथा देवी माता की पूजा, पेड़ पत्थर और पशु इसकी पूजा का सच मिलता है, विष्णु और लक्ष्मी की इसका सच मिलता है। ऑप्शन नंबर डी है शिव और लक्ष्मी। दोस्तों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर बात की जाए तो विष्णु और लक्ष्मी तो वहाँ थे ही नहीं, उनकी पूजा भी नहीं होती। हाँ, शिव के साथ है, लेकिन शिव को पशुपति माना जाता था। हम लोग ये जानते हैं कि पशुपति शिव के अवतार के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं था क्योंकि लक्ष्मी भी साथ में है। अब लिखा है कि पशुपति इंद्र देवी और माता, देवी माता इसमें कहाँ पे है? अगर प्रकृति की बात कहा है तो प्रकृति में हो जाएगा पेड़ पत्थर और पशु, इनकी क्या होती थी? ये पूजा इनकी की जाती थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों उसमें हमारा बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे पेट में 2 बार आ चुका है। तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो हमारा हो जाएगा कालीबंगा। नहीं, कालीबंगा हमारा नहीं है। हड़प्पा था कहाँ? हड़प्पा दुर्ग था, चारों तरफ दीवारें थी। मोहनजोदड़ो में इसमें भी क्या था? दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग कहा है तो कालीबंगा भी दुर्ग युक्त था। अच्छा, दुर्ग मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे ये घर है, ठीक है, नगर है, इसके चारों तरफ एक चहर दीवारी बना दिया जाता है, हल्का सा गेट लगा देते हैं, इसे दुर्ग कहेंगे। यानी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देना दुर्ग के रूप में मानता होता है इसका। तो ये हड़प्पा में भी था, मोहनजोदड़ो में भी था, कालीबंगा में था, लेकिन चन्नूदड़ो का स्थान था हमारा, यहाँ पे कोई भी दुर्ग का साक्ष्य में नहीं मिला है। चन्नूदड़ो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। यानी कह रहा है कि जो मूर्तियों में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, यानी किसके साक्ष्य नहीं है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे दोस्तों भेड़ का साक्ष्य है, हाँ भेड़ का साक्ष्य वहाँ पे प्राप्त हुआ है। बैल के अभी आपने ऊपर बताया कि वहाँ पे बैल के साक्ष्य मिले हैं। भैंस के भी इन भैंसे के भी साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे गाय के साक्ष्य हमें कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि गाय। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 17। इसमें दोस्तों कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी। तो उनका क्या था, जाति व्यवस्था था, जाति समाज था, ये नहीं था। पशु चारण खेती थी, तो ये भी नहीं था। अच्छा, व्यवस्थित शहरी जीवन था, हाँ यही था इनका क्या था, व्यवस्थित शहरी जीवन। उनका ये शहर था। हड़प्पा क्या है, सिंधु सभ्यता क्या है, ये सब शहर के नगरीकरण था। तो यही उनका क्या होता है विशेष मुख्य, उनकी विशेषता क्या थी, शहरीकरण थी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इसमें हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर बनाते थे किससे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर बनाते थे पक्की ईंटों से या फिर पत्थर से या सभी से या लकड़ी से। तो दोस्तों ये लोग अपने जो घर बनाते थे, अभी तो जो साक्ष्य मिला ये पक्की ईंटों से बनाते थे। किससे बनाते थे, पक्की ईंटों से। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है। यानी कि पत्तन मतलब बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह की बात की जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, लोथल, हमारा ये हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे इसमें हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो ये 1923 से हमारा कौन हो जाएंगे, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर क्या हमारा हो जाएगा, डी, दयाराम साहनी थे। ये हमारे हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता प्रथम माने जाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है। यानी कि कौन से ऐसे इसमें से हैं ऑप्शन में से जो हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं है। तो हमारा ऑप्शन देखिएगा, चार्ल्स मैसन, एम व्हीलर, कनिंघम या फिर पी.एस. वॉट्स। तो इसमें कौन नहीं है दोस्तों, देखिए चार्ल्स मैसन ने ही शुरू में इसके बारे में खोजबीन की, बाद में कनिंघम ने भी इसमें अपना योगदान दिया और एम व्हीलर भी कहीं पे सिंधु सभ्यता में खुदाई में सहयोग किया था। लेकिन पी.सी. वत्स जो है ये इनका भी कोई इसमें योगदान नहीं था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा सही हो जाएगा, पी.एस. वत्स। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी एज की थी। तो देखिए ऑप्शन देखिएगा, कांस्य युग थी, नव पाषाण युग से संबंधित था, लौह युग से था या फिर पूरा पाषाण से था। तो दोस्तों ये हमारा किससे था, नव पाषाण युग से, लौह युग से, पूरा पाषाण युग से या कांस्य युग थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्य युग। हड़प्पा किससे हो जाएगा हमारा, ये कांस्य युग से था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इसमें हमारा दोस्तों हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। यानी हड़प्पावासी यानी उस धातु का उत्पादन अच्छे से कर लेते थे। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऐसी कौन सी वस्तु थी। तो ये वस्तु हमारा क्या हो जाएगा, कपास। हड़प्पावासी कपास का उत्पादन बहुत अच्छे से कर लेते थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा इसमें आप सभी, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आता ही आता है, किसी न किसी एग्जाम में इसको देखने को मिल जाते हैं। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है। तो हड़प्पा दोस्तों इसमें हमारा न तो गंगा है, न तो यमुना है, न तो सिंधु है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो सिंधी में मोहनजोदड़ो जो अर्थ होता है देखिएगा, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए है दुष्ट आत्माओं का शहर, ऑप्शन बी है पशुपति का आहार, ऑप्शन सी है शिव की भूमि, ऑप्शन डी है मृतकों का टीला। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा सही है, मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। यानी कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो देखिएगा मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो हमारा कहाँ पे ये लड़काना जिला है, पाकिस्तान के लड़काना जिला में ये हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो स्थित है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की
सभ्यता के बारे में सूचना मिलती है, यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसके वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी वो हमें देता है, यानी जानकारी उसी वेद से हमको प्राप्त होती है। तो देखिए हमारा 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दोस्तों ऋग्वेद है, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है सोमवेद। तो देखिए अगर बात की जाए प्राचीन वैदिक युग की, तो इसके सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो हमारा ऋग्वेदिक जो वेद है ऋग्वेद, इससे हमें जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये। और सबसे पहले क्वेश्चन से पूछता भी है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तुम्हारा कौन सा हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। और सबसे नया वेद कौन सा है दोस्तों, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इसमें हमारा दोस्तों है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर विद्वान संतों, यानी कि कौन कौन संत हैं, कपिल हैं, गार्गी है, मैत्रेय का घर था। ऐसा कौन सा भारतीय नगर है जिसमें विद्वान, ये 3 विद्वान कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। तो ये हमारा मिथिला था दोस्तों। क्या हो जाएगा मिथिला। मिथिला एक ऐसा नगर था जिसमें ये तीनों विद्वान वहाँ से संबंधित हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमारा है कि भारतीय शासक के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो जो भारत के प्रतीक हैं सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद से, और ऑप्शन नंबर डी है मुंडक उपनिषद से। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही है, मुंडकोपनिषद से। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पे। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 30 है दोस्तों। इसमें कहा गया कि वेद का अर्थ क्या है, यानी वेद शब्द का अर्थ क्या है। देखिए वेद का जो अर्थ होता है ये ज्ञान होता है दोस्तों। वेद का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, ज्ञान होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में माना गया है कि वेदों को क्या माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेदों को क्या माना जाता है या माना गया है। तो वेदों को श्रुति माना गया है। वेदों क्या माना गया है, श्रुति। वेदों को देखिए सुन सुन के भी ग्रहण किया जाता है, सुन सुन करके ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। जो भारत में वर्ण व्यवस्था है किस लिए बनाई गई थी। ऑप्शन आपका ए है श्रमिक की गतिहीनता के लिए, ऑप्शन जो है बी है श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, ऑप्शन सी है आर्थिक के उत्थान के लिए, ऑप्शन डी है श्रमिक विभाजन के लिए। देखिए दोस्तों वर्ण व्यवस्था जो जैसा काम करता था उसको वैसे उस जात के अनुसार रख दिया जाता था। जैसे कि जो आभूषणों का उत्पादन करते थे या बनाते थे उनको सुड़ कहा गया, जो मटकी बनाते थे, बर्तन बनाते थे, उनको कुम्हार कहा गया। यानी इस तरह से उनका वर्ण का व्यवस्था कर दिया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का पहले प्रयोग किया गया था। तो किस धातु का किया गया था दोस्तों, न तो तांबा है, न तो चांदी है, न तो सोना है, न तो लोहा है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी डी, यानी कि तांबा। ऑप्शन नंबर डी है क्या है दोस्तों, तांबा। तांबा यानी कि कॉपर। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यानी ऐसे कौन से धार्मिक अध्यापक थे जो ब्राह्मण के भी विरोधी थे और वेद के भी विरोधी माने जाते थे। उनको दोस्तों यजमान कहा जाता था, या फिर अथर्वण कहा जाता था, या श्रेणी कहा जाता था, या फिर श्रवण कहा जाता था। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, उनको क्या कहा जाता था, तो श्रवण। क्या कहते थे, श्रवण उनको कहा जाता था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इसमें हमारा हो जाएगा कि भारतीय संगीत का उद्गम, ये क्या है दोस्तों, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, यानी कहाँ से भारतीय संगीत का उद्गम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए है ऋग्वेद की संहिता में, ऑप्शन बी है यजुर्वेद की संहिता में, ऑप्शन सी है सामवेद की संहिता में, ऑप्शन डी है अथर्ववेद की संहिता में। तो इसमें कहाँ हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामवेद की संहिता में। ये हमारा क्या हो जाए, संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमारा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जहाँ भी कहीं नहीं है दोस्तों उसे आप नोट कर लिया करें, क्योंकि ये आते हुए भी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो वैदिक काल के लोगों को किस फसल के बारे में जानकारी नहीं थी, तंबाकू। देखिए जौ उनको जानते थे, गेहूं के बारे में उनको पता हो गया था, चावल भी वो लोग जान गए थे, लेकिन तंबाकू के बारे में अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से
जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए है बलि, ऑप्शन बी है बिदत, ऑप्शन सी है वर्मन, ऑप्शन डी है कर। तो दोस्तों उसे क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नहीं, राजा अपने प्रजा से जो कर वसूलता था उसे बलि कहते थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्न चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? यानी आर्य सभ्यता में मनुष्य के जो 4 चरण थे जीवन के, वो कौन कौन से हैं? देखिए चलते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास आता था। ऑप्शन बी है पहले गृहस्थ होता था, फिर ब्रह्मचर्य करना पड़ता था, फिर वानप्रस्थ करना पड़ता था, फिर संन्यास लेना पड़ता था। ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है, संन्यास है या गृहस्थ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है जब तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद आपको गृहस्थ यानी जीवन के शादी विवाह के बंधन में बंधना पड़ता था। फिर आपको वानप्रस्थ, आपको क्या करना पड़ता था? वानप्रस्थ करना पड़ता था। फिर लास्ट में आपको सन्यासी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ये आर्य सभ्यता की क्या थे? ये आयु के 4 चरण थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? यानी किसका मनुष्यों ने सबसे पहले उपयोग किया? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए है राई, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है जौ, जौ को संस्कृत में बोलते थे यव, ऑप्शन डी है जई, जई को बोलते थे ओट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा जौ, जौ की खेती सबसे पहले मनुष्यों ने उपयोग किया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारा जुरासिक काल माना गया पूरी तरह से, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? यानी कि जो जुरासिक काल का जो वृक्ष होते थे उनका पूरी तरह जो फॉसिल है वो हमें पूरा कहाँ पाया गया? तो हमारा ये पाया गया दोस्तों कहाँ से? ऑप्शन ए देखिएगा पिथौरागढ़ है, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है रामगढ़, ऑप्शन डी है बहादुरगढ़। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये बी क्या है? छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया गया। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? दोस्तों ऑप्शन ए है खरोष्टी, ऑप्शन बी है अज्ञात, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन डी है तमिल। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की तो अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है, यानी तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी अज्ञात है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उपनिषद शब्द का अर्थ होता है, यानी उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है प्रज्ञानता, ऑप्शन सी है बैठना, पास बैठना, ऑप्शन डी है सस्त्र पाठन। देखिए दोस्तों जो उपनिषद होता है ये पास बैठना हमारा ये इसका अर्थ होता है। उपनिषद जो ग्रहण करते थे वे गुरु के पास बैठकर उसका अध्ययन करते थे, इसलिए इसको कहा गया है पास बैठकर के अध्ययन करना, यानी पास बैठना उपनिषद शब्द का अर्थ हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन देखिएगा ए कथा सरित सागर, ऑप्शन बी है जय संहिता, ऑप्शन सी है राजतरंगिणी, ऑप्शन डी है भारत कथा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही है, जय संहिता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो दोस्तों हमारा कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा ऐसा स्थल है जो पाकिस्तान में पूरी तरह से है। किल्लोथल गुजरात में पड़ता है, आलमगीर अपने यहाँ पड़ता है, यानी कालीबंगा ये भी भारत में पड़ता है, लेकिन हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित का मेल कीजिए, यानी कि आपको मेल करने के लिए 2 दिया है। देखिएगा इसमें मोहनजोदड़ो एक तरफ दिया है दोस्तों स्थान, एक तरफ दिया है उससे परिचित वस्तु, यानी कौन सी चीज़ कहाँ पे पाया जाता है। तो मोहनजोदड़ो दिया है, हड़प्पा दिया है, कालीबंगा दिया है, लोथल दिया है। अब सबके सामने लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो से स्टेचू पृष्ठ पर प्राप्त किया गया है, हड़प्पा से पत्तन,
कालीबंगा से हल्के चिन्ह और लोथल से ग्रेट वॉल। आपको मिलान करना है कि मिलान करके बताइए कौन से सही हो जाएंगे। देखिए देखो, मोहनजोदड़ो से मिला है हमें ग्रेट बाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये ए का 4 हो जाएगा। और जो आपका ये लोथल है, लोथल से क्या मिला हमें, पत्तन मिला है, बंदरगाह, अब डी का 2 हो जाएगा। अब बचा हमारा हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिलेगा दोस्तों, हमारा हड़प्पा से हमें मिलेगा ये स्टेचू ऑफ प्रिस्ट। अब बचा हमारा कहाँ से, हल्के चिन्ह मिलेगा कालीबंगा से। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ए का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमारा है, निम्न में से किस वेद में जादू टोना चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में जादू टोना मंत्र दिए गए हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता को कौन माना गया है, तो ये माना गया दोस्तों इंद्र को, इंद्र को इसका प्रमुख देवता माना गया है। ठीक है, चूँकि ये वर्षा कराते थे और फसलों के लिए इनकी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट दोस्तों, गौतम बुद्ध में महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। ये में नहीं ने है, सॉरी। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पटना, पटना में नहीं है। वाराणसी, वाराणसी भी नहीं है। सारनाथ नहीं। कुशीनगर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेदत्रयी में आता कौन कौन सा है। तो देखिए वेदत्रयी में दोस्तों आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेदत्रयी कहे जाते हैं। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद, यही हमारा वेदत्रयी का भाग नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि निम्न में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो देखिए ऑप्शन है अशोक, ये नहीं है। कनिष्क है, ये भी नहीं है। सिमुक, ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये अजातशत्रु, ये अपने पिता की हत्या करके शासक बना था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए लिखा है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्न में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। देखिए जो माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है वहाँ दिलवाड़ा मंदिर निर्माण जैनों ने किया था। किसने किया था दोस्तों, ये जैन ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर की बात की जाए तो ऋषभदेव थे। कौन थे दोस्तों, ये हमारे ऋषभदेव इसके प्रथम प्रमुख तीर्थकर थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यानी किससे संबंधित है। त्रिपिटक जो हमारा ये है, ये न तो जैन से है, न तो सिख से है, न तो हिंदुओं का है, ये बौद्धों का है। त्रिपिटक किसका है, ग्रंथ है ये बौद्धों का है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कहा है दोस्तों कि महावीर की माता के नाम क्या थे। महावीर की माता का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है यशोदा, ऑप्शन बी है अनुजा, ऑप्शन सी है चेटक, ऑप्शन डी है त्रिशला। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है चेटक, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि निम्न में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। हमने बताया कि जहाँ भी नहीं है उसे आप नोट कर लिया करें। देखिए हमारा ऑप्शन ए है सही विश्वास, ऑप्शन बी है सही ज्ञान, ऑप्शन सी है सही दृष्टि, ऑप्शन डी है सदाचार। सदाचरण या सदाचार है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है सही दृष्टि, यही त्रिरत्न में नहीं है। बाकी सही विश्वास, सही ज्ञान और सदा आचरण, यानी आचरण, शुद्ध आचरण, ये तीनों हमारा क्या है, त्रिरत्न के रूप माने जाते हैं। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही दृष्टि हमारा ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करते थे। तो किसमें नहीं करते थे, यज्ञ में करते थे नहीं, मुक्ति में करते थे नहीं, जाति व्यवस्था में करते थे नहीं, कर्मकांड में करते थे नहीं। क्या कहा इसमें, जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो किसमें नहीं करते हैं, ऐसा तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्मकांड। ये कर्मकांडों के बारे में विश्वास नहीं करते थे। चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए है बौद्धों से, ऑप्शन नंबर बी है जैन से, ऑप्शन नंबर सी है
कृष्ण लीला से, और ऑप्शन डी है महाभारत युद्ध से। तो देखिए अजंता की जो चित्रकारी की गई है, अजंता ये बौद्धों से संबंधित है दोस्तों। किससे हमारा ये बौद्धों से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट पर। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? देखिए हमारा ऑप्शन ए है अत्रेय, ऑप्शन बी है मैत्रेय, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है कल्कि। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों मैत्रेय, ये महात्मा बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल भाषा में लिखा गया शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा जैन धर्म, ये एकदम नहीं है। बौद्ध धर्म है, ये भी नहीं है। हिंदू धर्म है, हाँ हिंदू धर्म से ये हमारा लिया गया है, ठीक है, उससे संबंधित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? कौन सा ऐसा मठ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो कौन सा है? चैत्य, डाकमा ये नहीं है, खंकवा ये भी नहीं है, अंगेरी ये भी नहीं। जो चैत्य होता है दोस्तों ये मठ है, ये कहाँ हो जाएगा? ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन संस्कृत का प्रथम विद्वान था? ऑप्शन देखिएगा, कल्हड़ था, मैत्रेयी था, कालिदास थे या पाणिनि। देखिए जो संस्कृत के विद्वान थे ये पाणिनि जी थे, इन्होंने व्याकरण की रचना की थी। पाणिनि इन्होंने व्याकरण की रचना की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नालंदा विश्वविद्यालय किस विद्या का एक महान केंद्र था? नालंदा विश्वविद्यालय किस विद्या का एक, विद्या नहीं दोस्तों विद्या है, किस विद्या का एक महान केंद्र था? तो ये हमारा बौद्धों का है। किसका दोस्तों था ये बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे, यानी कि किस गढ़ के थे? तो ये कौन से थे दोस्तों? हमारा शाक्य के। कौन से थे? शाक्य के। शाक्य गणराज्य के गौतम बुद्ध थे। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए दोस्तों इसमें महात्मा बुद्ध से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं यहाँ सबको हमने मेंशन किया हुआ है ताकि कोई भी प्रश्न महात्मा बुद्ध से और जैन धर्म सबका छूट न पाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अगला दोस्तों अपना है बौद्ध धर्म में बुल यानी सांड का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? तो देखो देखिए जो ये जन्म है, जन्म का जो संबंध देखा जाता है ये सांड के साथ इनका देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पर। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, बोधगया में, कपिलवस्तु में या राजगृह में? देखो दोस्तों कपिलवस्तु में तो उनका जन्म हुआ था, सारनाथ में उन्हें उपदेश दिया हुआ था, बोधगया बिहार में यहीं पर उनका क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था? आपसे पूछा है ऐसा वो कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसने अशोक का जो जीवन परिवर्तन कर दिया था? तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा है ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है उपगुप्त, ऑप्शन सी है ब्राह्मण गुप्त, ऑप्शन डी है बृहदत्त। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, उपगुप्त ने अशोक को ये उपदेश दिया था जिससे ये प्रभावित होकर के उसने युद्ध न लड़ने की तथा अपने जीवन में सिंपल जीवन बिताने का लक्ष्य रखा था, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? जो बुद्ध के उपदेश हैं संग्रहित हैं वो किस भाषा में है दोस्तों? तो ये आपका न तो हिंदी है, न तो उर्दू है, न तो हिब्रू है, हमारा कौन भाषा हो जाएगा? पाली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा इसमें है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो देखिए ऑप्शन ए है दिव्य वंदना, ऑप्शन बी है दकोशा, ऑप्शन सी है ब्रजछेदिका, ऑप्शन डी है वांसा थपा कंसिनी। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वांसा थपा कंसिनी, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ... यानी स्पेस देकर के पूछा है कि किस डियर पार्क में दिया गया था? तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए आपका है मगध में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है सांची, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ के डियर पार्क में दिया था, वो पार्क बना दिया गया है, ठीक है।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अलेक्जेंडर ऑफ पोरस ने जो लड़ाई लड़ी थी वो कहाँ लड़ी थी। अलेक्जेंडर ऑफ पोरस ने लड़ाई लड़ी थी तो कहाँ पे? ऑप्शन देखिएगा झेलम है, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है पानीपत और ऑप्शन डी है तराइन। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी और झेलम नदी के तट पर लड़ी थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि सिकंदर का शिक्षक कौन था, यानी सिकंदर के गुरु कौन थे। तो अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। कौन थे दोस्तों? अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखिएगा त्रिपिटक कहते हैं, या फिर वेद कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है आर्यसूत्र कहते हैं, या फिर डी कहते हैं। दोस्तों त्रिपिटक तो बौद्धों का है, वेद तो हिंदुओं का है, आर्यसूत्र आर्यों का है, और ये अंग जो है ये अंग जो हमारा दोस्तों है यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैन के साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमारा है निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, यानी बुद्ध के समकालीन कौन से शासक थे। तो ये देखिए उदयन ये नहीं थे, अजातशत्रु ये भी नहीं था, महापद्नंद ये भी नहीं था, तो बिंबसार कौन थे? बिंबसार या बिंदुसार, यही जो महात्मा बुद्ध के शासनकाल के मतलब जीवन काल के समय से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म और पूर्व जन्म की कहानियों को संकलित किया गया है, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन देखिएगा त्रिरत्न, ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी है त्रिरत्न, ऑप्शन सी है पंचतंत्र, ऑप्शन डी है जातक कहानियाँ। देखिए त्रिपिटक में दोस्तों 3 बातों बताया गया है। त्रिरत्न में ये भी नहीं है, पंचतंत्र में कौटिल्य का लिखा हुआ ये भी नहीं है। आता है जातक कहानियाँ, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जातक कहानियाँ, जातक कहानियों में बुद्ध के जन्म और पूर्व जन्म की कहानियों को विस्तार से बताया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजित की गई थी तो किस जगह पे? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है काश्मीर, ऑप्शन सी है राजगृह और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। बताइएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी जो हमारा ये है राजगृह, तो राजगृह में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो क्या है? दोस्तों ये एक बौद्ध स्थल है, या फिर यह एक बौद्धों का नाम है, या एक कला का बौद्ध है, या एक बौद्ध ग्रंथ है। तो मिलिंद पन्नो जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन देखिएगा भद्रबाहु, ऑप्शन बी है स्थूलभद्र, ऑप्शन सी है चरवाक, ऑप्शन डी है जमाली। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन डी है जमाली, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है सुदवर्मन ने, ऑप्शन बी है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन सी है इंद्रवर्मन ने, ऑप्शन जो डी है दोस्तों हमारा डी है, ऑप्शन डी है अनिरुद्ध ने। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर बनाया था, जो कि कहाँ पे है? कंबोडिया में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिलान करने का। तो कहा है कि निम्न मिलान कीजिए कि कौन सा स्थान कहाँ पे है और कौन सा मंदिर कहाँ पे है। देखिए आपका जो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, आप मिलाइएगा हम्पी कहाँ पे है, आप देख लीजिएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा मंदिर आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। हम्पी में स्मारक, हम्पी कहाँ पे है? हम्पी का अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर दो का कहाँ पे है? डी। अब देखिए 2 का डी कहीं पे है, 2 का डी कहीं पे है, तो 2 का डी 2 बार मिला है। एक हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, एक हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है सॉरी। तो आपका देखिए लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? हम्पी का अवशेष कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आप मैच कर लीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा युग मेल नहीं खाता है? निम्न में से कौन सा युग मेल नहीं खाता है, यानी कि बाकी सब सही है लेकिन एक ऐसा जो मेल नहीं खाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए हर्षवर्धन तथा ह्वेनसांग,
यानी कि हर्षवर्धन समय ह्वेनसांग आया था या हर्षवर्धन ह्वेनसांग के समय के थे। ऑप्शन नंबर बी है अकबर और टोडरमल। हाँ, अकबर और टोडरमल ये भी एक समय काल के थे। ऑप्शन सी है चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये भी एक समय के हैं। ऑप्शन नंबर डी है विक्रमादित्य और चैतन्य। ये भाई विक्रमादित्य चैतन्य ये बहुत दूर दूर के हैं, तो विक्रमादित्य चैतन्य से कोई दूर दूर का वास्ता है, इनका कोई मेल नहीं खाता है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा कि भारत सरकार ने निम्न में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? तो भारत सरकार ने जो प्रतीक लिया है ये कहाँ से लिया है? अशोक से। किससे लिया दोस्तों? ये अशोक के शिलालेख से लिया है, अशोक के शिलालेख से लिया हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। पंचतंत्र की कहानी यानी पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो ऑप्शन देखिएगा, वाल्मीकि ने। ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है वेद व्यास, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त शर्मा, ऑप्शन डी है तुलसीदास। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है विष्णुगुप्त शर्मा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि वराहमिहिर क्या थे? ऑप्शन ए है एक एस्ट्रोनॉट थे, ऑप्शन बी है एक स्पेस शटल थे, ऑप्शन सी है एक पावर स्टेशन है, ऑप्शन डी है एक एस्ट्रोनॉमर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वही सही है, एक एस्ट्रोनॉमर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? यानी चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी? तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है दोस्तों इसमें कि उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, या फिर उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसीलिए वो हमेशा बौद्ध धर्म के ज्ञान के बारे में हमेशा आते रहते थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राचीन भारतीय चिकित्सक त्रय की पहचान करिए। यानी भारत में प्राचीन भारत के जो चिकित्सक हैं, 3 चिकित्सक हैं, उनकी पहचान करिए, बताइए कौन कौन से हैं। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है चरक, सुश्रुत और भरत, क्या हमारा ये सही है? या फिर ऑप्शन नंबर बी है चरक, सुश्रुत और पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी है चरक, सुश्रुत और वमन, ऑप्शन नंबर डी है चरक, वत्स्यायन और वाग्भट। तो देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, ये इनको त्रय बोला जाता है। ये 3 क्या हैं? हमारे चिकित्सक कहे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? यानी कि सांची का महान स्तूप है तो कहाँ पे ये है? ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। यानी कि उनका किस तरह से 1 बाय 1 करके उनको लिखना है। देखिए ऑप्शन ए है नंद, और दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है मौर्य और चौथा है हर्यक। यानी इन चारों को एक क्रमानुसार रखना है। तो देखिएगा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले क्या आए थे? पहले हर्यक आए थे। पहले क्या दोस्तों आए थे? हर्यक आए थे। फिर हमारे कौन आए थे? शिशुनाग आया था। कौन आया था? शिशुनाग आया था। फिर कौन आए थे? नंद आए थे। फिर लास्ट में क्या आए थे? मौर्य आए थे। नंद का ही तो धनानंद का अंत करने के बाद ही तो मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियाँ की बात की जाए, अजंता जिसको कोई नहीं जानता, ट्रिक है कि अजंता जिसको कोई नहीं जानता, यानी कि गुप्त कौन हो जाएंगे? गुप्त शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन बात करें किससे संबंधित है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध काल। कब हुआ था ये हमारा? बौद्ध काल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों अभी हमने बताया था दिलवाड़ा मंदिर आपका माउंट आबू पर्वत राजस्थान में पड़ता है, जैनों का ये स्थान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो ये भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर पड़ता है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो व्याकरण के जो ग्रंथ हैं अष्टाध्यायी, उसके लेखक की बात की जाए तो हमारा पाणिनि जी हैं। कौन है? पाणिनि जी हैं। ठीक है, और कौटिल्य किसके हैं?
ये कौटिल्य हमारा कौन से भी है, अर्थशास्त्र के हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, पहला है कृष्णदेव राय, अमुक्तमाल्यद, हर्षवर्धन, नागनंद, कालिदास, ऋतुसंहार, और डी ऑप्शन है विशाखा दत्त, कीर्तना अर्जुनीय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि एक तरफ राजा दिया हुआ शासक है और दूसरी तरफ उनका रचना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये विशाखा दत्त, ये कीर्तना अर्जुनीय नहीं लिखे हैं, ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर दोस्तों ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे है ये, कंबोडिया में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है निम्न में से कौन सा साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में संबंधित है। निम्न में से कौन सा साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में इससे संबंधित है। तो कौन सा है, ये हमारा हो जाएगा मेघदूत। मेघदूत कालिदास द्वारा रचित एक रचना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा संस्कृत साहित्य के द्वारा ही लिखा गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात की जाए दोस्तों तो बोला है कि निम्न में से कौन सी गुफाएं मुंबई में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है, यानी कि ऐसी कौन सी गुफा है जो मुंबई में स्थित है और सभी गुफाओं को क्या है, नेटवर्क है। दोस्तों एलिफेंटा गुफा की बात की जाए तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है एलिफेंटा, एलिफेंटा को मुंबई में स्थित है। इस गुफाओं का एक जो नेटवर्क है, इसी गुफा जुड़े हुआ ढेर सारे गुफाएं हैं जिसे एलिफेंटा गुफाओं के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक चट्टान है जो हाथी के आकार का है, इसीलिए अंग्रेजों ने जब इसे पहली बार देखा तो इसे एलिफेंटा का नाम दे दिया। बाद में एलिफेंटा गुफाओं के नाम से ये विख्यात हुआ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि निम्न में से कौन सा स्थल या स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थल स्मारक है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है तिरुपति तिरुमाला मंदिर, ऑप्शन बी है केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है आगरा फोर्ट, ऑप्शन डी है आगरा का लाल किला। देखिए दोस्तों ये आगरा कोट यानी आगरा फोर्ट और केवलादेव नेशनल पार्क और आगरा का लाल किला, ये तीनों की ऑप्शन हमारे क्या हैं, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर संस्कृति में शामिल है। लेकिन ये तिरुपति तिरुमाला मंदिर जो आपका ये है ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर निर्माण किया गया था। तो दोस्तों देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर है तो वो हमारा इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है गुप्त राजवंश के दौरान किया गया था, ऑप्शन नंबर बी है पल्लव राजवंश के दौरान किया गया था, ऑप्शन सी है कि चोल राजवंश के दौरान किया गया था, ऑप्शन नंबर डी है चालुक्य राजवंश के दौरान किया गया था। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पल्लव राजवंश के दौरान किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का पहला राजा कौन सा था। तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल राजा राजेंद्र प्रथम जी थे। राजेंद्र प्रथम ये श्रीलंका पर पहली बार विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कि पल्लव की राजधानी कहाँ थी। पल्लव की राजधानी कहाँ पे थी। तो ऑप्शन देखिएगा, ए है मद्रास, ऑप्शन बी है मदुरै, ऑप्शन सी है कांचीपुरम, ऑप्शन डी है तंजौर। तो दोस्तों कहाँ थी ये पल्लव, कहाँ से, कांचीपुरम, मद्रास, मदुरै या तंजौर। दोस्तों ये इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी आगे के ऊपर के जो क्वेश्चन बताया गया उसमें हमने बताया हुआ है। तो आप वीडियो देखिएगा, पॉज करके फिर से देखिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। आपका ऑप्शन ए है दोस्तों अनंत वर्मन ने, ऑप्शन बी है नरसिंह देव वर्मन ने, ऑप्शन सी है कपिल देव ने, ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम देव ने। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। नरसिंह वर्मन देव ने जो प्रथम थे उन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो संस्थापक इसके हो जाएंगे दोस्तों धर्मपाल। कौन थे ये, धर्मपाल इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि महाबलीपुरम स्थित 51 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। महाबलीपुरम स्थित 51 शैल मंदिरों का जो प्रसिद्ध नाम है उसे रथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं रथ। क्या हो जाएगा, रथ हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ए आर्य थे, बी यूनानी थे, सी फारसी थे या डी अरबी थे। दोस्तों देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये आर्य थे। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ए सही हो जाएगा, यानी कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आर्य थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा है चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर में है। कहाँ पे है? तंजावुर में है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरबियों ने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी रखा था। क्या रखा था? स्वर्ण नगरी रखा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम था। क्या था? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। ऑप्शन दिया हुआ देखिएगा, कहा है कि सुल्तान मोहम्मद का सोमनाथ की लूट, सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूट किया था। हाँ ये तो सही है। मोहम्मद गौरी सिंध विजय, या फिर ऑप्शन नहीं, तीसरा है अलाउद्दीन बंगाल विद्रोह, या मोहम्मद बिन चंगेज खां की लड़ाई। ये तो नहीं है, ये भी हमारा सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ये है सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूट किया था। ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं ए हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है, सी हमारा सही है, यानी पहला वाला हमारा सही है यही वाला, बाकी सबके सब क्या है? गलत है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा निम्न में से किस राजपूत ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ऑप्शन देखिएगा, पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन बी है बघेल भीम, ऑप्शन सी है जयचंद ने, ऑप्शन डी है कुमारपाल ने। बताइएगा दोस्तों। तो राजपूत यानी ऐसे कौन से राजपूत है जो मोहम्मद गौरी को पहली बार हराए थे? तो हमारे थे भैया बघेल भीम, यानी भीम ने इसे हराया था। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों है किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन देखिएगा, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। तो ऑप्शन देखिए, बताइए दोस्त। ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद बताएंगे कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। पृथ्वीराज रासो को निम्न में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो को निम्न में से किसने लिखा था? ऑप्शन ए है भावभूति ने, ऑप्शन बी है जयदेव ने, ऑप्शन सी है चंद्रवरदाई ने, ऑप्शन डी है वाणभट्ट ने। तो दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो का रचना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था? अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था? ऑप्शन देखिएगा, मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी है सिकंदर, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है तैमूर। दोस्तों ऑप्शन जो ये ए है ये हमारा सही हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है निम्न में से कौन भारतीय शासक थे जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, पहला ए है राजराज प्रथम, राजराज प्रथम, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है राजाधिराज, ऑप्शन डी है कुलोटुंगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये सही हो जाएगा, राजराज प्रथम ने भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो एलोरा की कैलाश मंदिर निर्माण की बात की जाए तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। दोस्तों किसने करवाया था? ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि गीत गोविंद के लेखक निम्न में से कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक हमारे कौन है दोस्तों? इसमें से जयदेव, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये सही है, जयदेव इसमें से सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था? निम्न में से किस ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन देखिएगा, ए है 712, ऑप्शन बी है 812, ऑप्शन सी है 912 और ऑप्शन डी है
1012। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों। नेक्स्ट है महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो देखिए दोस्तों, महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक थे ये चंद्रगुप्त थे। कौन थे दोस्तों? ये चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। तो 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री की बात की जाए तो कौन था दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा स्युंगन। कौन था? ये स्युंगन था। स्युंगन। दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, ट्रिक में अगर कभी भी आपसे चीनी यात्रियों के क्रम के बारे में पूछे तो ट्रिक आपका हो जाएगा चीनी यात्री को फांसी हुई। चीनी यात्री को, यात्री कर लीजिएगा, चीनी यात्री को फांसी हुई। देखिए, फांसी क्या हो जाएगा? चीनी यात्री यानी चीन से आने वाले यात्री को फांसी हुई। फ से फैयान, सी से स्युंगन, ही से वेनसांग, ई से इत्सिंग। तो पहले फैयान आएगा, फिर स्युंगन आएगा, फिर वेनसांग आएगा, फिर इत्सिंग आएगा। ठीक है, ये क्रम आप याद करिएगा, कहीं से पूछे कभी भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है पुरुगुप्त, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है किसके काल के समय अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। अजंता की गुफाओं निर्माण की बात की जाए तो दोस्तों हमारा ये निर्माण किया गया किसके साल में? हमने बताया हुआ था कि अजंता का निर्माण, अजंता यानी जिसको कोई नहीं जानता, यानी क्या है? गुप्त है। गुप्त मतलब तो गुप्त शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? गुप्त शासकों ने। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है महरौली के शिलालेख को, ऑप्शन बी है प्रयाग शिलालेख को, ऑप्शन सी है हाथी गुम्फा अभिलेख को, ऑप्शन डी है एहल शिलालेख को। दोस्तों हमारा ए ऑप्शन है जो महरौली के शिलालेख को, इसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि अलवर संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। तो अगर बात करें अलवर संतों की तो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। दोस्तों कहाँ से करते थे? ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय, किसके समय दोस्तों? हर्षवर्धन के समय नोट कर लीजिएगा, चीनी यात्री कौन सा भारत आया था। तो दोस्तों ये वेनसांग था। कौन था दोस्तों? ये वेनसांग था जो हर्षवर्धन के समय हमारा भारत की यात्रा पर आया हुआ था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन थे जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक थे। कहाँ का दोस्तों? अंतिम बौद्ध राजा कौन थे जो संस्कृत के महान विद्वान और लेखक थे। ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, इसमें हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है बिम्बसार, ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है हर्षवर्धन, यही हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, निम्न में से किस अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, यानी साक्ष्य मिलता है, ऐसा कौन सा अभिलेख है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में, ऑप्शन बी है भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख में, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय का शिलालेख, ऑप्शन डी है भानुगुप्त का भितान शिलालेख। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख। आपको कहीं कहीं अगर भानुगुप्त नहीं लिखा रहेगा तो आपको एरड़ लिख के जरूर आएगा। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एरड़ शिलालेख में प्राचीनतम सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है इसे मिलता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग, कुमारगुप्त प्रथम के दरबार में, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त के दरबार में, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त के दरबार में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी है ये हमारा सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास जैसे विद्वान हुआ करते थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश साम्राज्यवाद के लिए ये नहीं था,
राजस्व में भूमि सुधार के लिए, ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा है कला और स्थापत्य के लिए हमारा गुप्त राजवंश बहुत प्रसिद्ध था। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें है इलाहाबाद स्तंभ किसने बनवाया था। तो दोस्तों अगर बात करें इलाहाबाद स्तंभ की तो हरिसेन ने। किसने बनवाया था दोस्तों? हरिसेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों इसमें सही हो जाएगा कि इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन राजा ने बनवाया था। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है इसमें हमारा आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है सुश्रुत है, ऑप्शन बी है च्वयन है, ऑप्शन सी है धन्वंतरी, ऑप्शन डी है चरक। तो दोस्तों आयुर्वेद चिकित्सा के भगवान की बात की जाए तो धन्वंतरी को माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि की बात की जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये कौन सा हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी है जो ये समुद्रगुप्त, ये हमारा सही हो जाएगा। नेपोलियन कभी हारा भी नहीं था, समुद्रगुप्त भी कभी नहीं हारा था। इसकी जो कूटनीति थी एकदम नेपोलियन की तरह थी, इसीलिए हम इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में रहा करता था। यानी यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था। तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है अशोक के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी है बिंदुसार के दरबार में और ऑप्शन नंबर डी है चाणक्य के दरबार में। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहा करता था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार के प्रतीक में निम्न में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था। ठीक है, नहीं शब्द हमने बार बार आपसे कहा, जब नहीं कभी भी आया तो उसे नोट कर लिया करें, नीचे मार्क लगा ले कि नहीं शब्द है। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी है सांड, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है चार से। बताइएगा दोस्तों देखिए जो ऑप्शन बी है सांड ये हमारा भारत सरकार मौर्य वंश के से लिया है, चार से ये भी मौर्य वंश से लिया है, घोड़ा जो है ये भी मौर्य वंश से लिया गया है। ये जो हमारा स्तंभ नहीं होता है, ये शेर होते हैं, जैसे इनके जो नीचे ये चक्कर होता है छोटा सा, इसमें आपको मिलेंगे साड़ एक तरफ घोड़ा मिलेगा, अब बीच में एक शेर मिलेगा जिसके चार सिरे हैं और चारों तरफ चारों दिशा मुंह करके बैठे हुए हैं। लेकिन उसमें सत्यमेव जयते कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा मौर्य वंश से सत्यमेव जयते नहीं लिया गया है, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों अगर बात करें नंद वंश का संस्थापक की बात, नंद वंश का अंत करने के बाद ही तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन शुरू किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, महापद्मनंद संस्थापक था, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। वहीं धनानंद अंतिम शासक था, कहाँ का? नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना शासन शुरू किया था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेख पर दोस्तों लिपि की बात की जाए तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है गुरुमुखी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो बताइएगा किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो देखिए दोस्तों, अब अशोक के शिलालेख पर जिस लिपि का प्रयोग किया गया था उसे हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं, ब्राह्मी लिपि कहते हैं। इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, यानी कि किन दो कलाओं से मिलकर के गंधार कला का आविर्भाव हुआ है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है हिंद तथा रोमन कला, या हिंद तथा यूनानी कला, या हमारा ऑप्शन नंबर सी है हिंद तथा इस्लामिक कला, ऑप्शन नंबर डी है हिंद तथा चीनी कला। तो दोस्तों देखिए यूनानी और हिंदी यानी हिंद कला और यूनानी कला मिलकर के गंधार कला का जन्म करते हैं, यानी गंधार कला इन दोनों कलाओं से मिलकर के गंधार कला का जन्म हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए हमारा है, निम्न में से किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। यानी बात क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकता था कि अशोक के शिलालेखों का किसने पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था। देखिए दोस्तों ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर ए है जॉन टावर ने 1787 में, ऑप्शन बी है 1825 में चार्ल्स मेटकाफ ने, ऑप्शन सी है 1837 जेम्स प्रिंसम पे,
और ऑप्शन नंबर डी है 1801 हैरी स्मिथ ने। दोस्तों हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1837 में जेम्स प्रित्सम ने अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है विक्रम के काल पर, ऑप्शन नंबर बी है काली काल पर, ऑप्शन नंबर सी है शक के काल पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है शक के काल पर अपना ये राष्ट्रीय पंचांग लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? यानी कनिष्क के समकालीन कौन कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए है कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी है नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ऑप्शन नंबर सी है अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइएगा इसमें कौन हो जाएंगे? ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऊपर बताया हुआ है। एक बार ध्यान दीजिएगा और आप ऑप्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। दोस्तों भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? भारतीयों के लिए महान जो सिल्क मार्ग है जो चाइना से होते हुए जाता था, ये किसने शुरू करवाया था? तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर बी है अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी है शुंग वंश ने, ऑप्शन नंबर डी है नंद वंश ने। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, कनिष्क ने इसे आरंभ करवाया था। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिलालेखों में किसे देवनाप्रिय प्रियदर्शी कहा गया है? यानी किसे देवनाप्रिय प्रियदर्शी कहा गया है, यानी देवताओं का प्रिय किसे कहा गया है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है अशोक को, ऑप्शन नंबर बी है हर्ष को, ऑप्शन नंबर सी है बिंदुसार को, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अशोक को शिलालेखों में देवनाप्रिय प्रियदर्शी कहा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय कहा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? यानी किसका जो ये सारनाथ पे नहीं पाया गया है? तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, सांड है, ऑप्शन नंबर बी है हिरण है, ऑप्शन नंबर सी है हाथी, ऑप्शन नंबर डी है घोड़ा। इसमें दोस्तों ये सांड, हाथी और घोड़ा ये तीनों पाए जाते हैं। हमारा हिरण है जो हिरण ये नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ठीक है दोस्तों, हम 16 महाजनपद से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 16 महाजनपदों को मैप के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे, ताकि कभी भी हमारा क्वेश्चन आए, प्रश्न में, तो उसे हम अच्छे से कर सकें। ठीक है, देखो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन अगला है, कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये हमारा कौन सा करता है भैया? अंगुत्तर निकाय। कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों केवल जो है ये जैन धर्म से संबंधित होता है, वहीं आपका बौद्ध धर्म से महापरिनिर्वाण होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बात करें गुप्त वंश के संस्थापक की, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे दोस्तों? ये श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। दोस्तों आई होप कि आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।